नमस्कार। द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट के जादूगर और उसका धन। लेखक ट्रम्बुल वाइट। प्रस्तावना। किसी भी व्यक्ति का इतिहास जो अपने जीवन काल में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई सबसे बड़ी संपत्ति अर्जित करके खुद को अलग करने में सक्षम था, निश्चित रूप से रुचि का होगा। भले ही उसकी सफलता सबसे सामान्य तरीके से या सबसे अद्भुत तरीके से जीती गई हो, सौभाग्य का क्रम। लेकिन जब वो शख्स हो जिसका कैरियर सबसे नाटकीय घटनाओं से भरा रहा हो, जब उसने वित्तीय साहस के कारनामों से अपनी संपत्ति जीती जिसने दुनिया को चकित कर दिया, जब संक्षेप में वह आदमी जे गोल्ड द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट है, तो वास्तव में रुचि सबसे अधिक अवशोषित होती है। जय गोल्ड पिछले कुछ वर्षों से देश के लोगों के सामने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रमुखता से रहा है, जिसकी प्रमुखता उसके भाग्य के परिमाण पर निर्भर करती है। उनके इतिहास में हर अमेरिकी को अनुकरण और परिहार दोनों के लिए बहुत कुछ सीखना है। इस मात्रा में शामिल है सामान्य पाठक के लिए न केवल जे गोल्ड के जीवन और कार्यों का पूरा लेखा जोखा है, बल्कि वित्तीय मामलों और वॉल स्ट्रीट विधियों के छात्र के लिए भी बहुत कुछ है। लेखक का विशेष प्रयास इसकी पूर्ण सटीकता को सुरक्षित रखने और इसे पूरी तरह से विश्वसनीय बनाने का रहा है। महान वित्त पोषक के करियर में वर्तमान में रुचि लेने वाला और यह तथ्य कि उनके बारे में जानकारी के हर स्रोत को सबसे उत्सुकता से खोजा जा रहा है, काम को विशेष रूप से सामयिक बनाता है। ट्रम्बल वाइट। अध्याय 1। जय गोल्ड एक महान व्यक्ति। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कल्पनीय मानव व्यवसाय में वह व्यक्ति जो सबसे शीर्ष पर खड़ा है, जो उस विशेष व्यवसाय में अन्य सभी से श्रेष्ठ है, एक महान व्यक्ति की आवश्यकता है। वह पेशा चाहे कितना भी विनम्र क्यों न हो, उसमें पूर्ण श्रेष्ठता अपने आप में महानता का अर्थ है। एक समय ऐसा था जब व्यावसायिक प्रतिष्ठा को निम्न वर्गों के बजाय माना जाता था और वास्तव में उन लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था जो खुद को अपने साथियों की तुलना में शूरवीर रक्त का समझते थे। धर्मयुद्ध, पुनर्जागरण, अमेरिका की खोज और यात्रा और व्यापार और वाणिज्य को दिया गया प्रोत्साहन इस सब को बदलने में शक्तिशाली कारक थे। पिछले कुछ शताब्दियों से व्यावसायिक क्षमता, वित्तीय क्षमता, पुरुषों के साथ छेड़छाड़ करने का ज्ञान और भाग्य को बढ़ाने के उपाय और इस तरह से अधिक सुरक्षित करने के लिए कि भाग्य क्या खरीदेगा। चूंकि रॉयल्टी और अभिजात वर्ग इस प्रकार प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, व्यापार प्रतियोगिता की सूची, क्या यह सच नहीं हो जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में महान है जो दुनिया में हर दूसरे व्यक्ति को पैसा बनाने की क्षमता में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो अपने सभी उच्च प्रतिस्पर्धियों से पुरस्कार जीतता है और अपने जीवन काल में अपने द्वारा खुद की कुशाग्रता और हेरफेर एक बड़ा भाग्य बनाता है, अपने धन में और अधिक जोड़ता है दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में। जे गोल्ड द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट ने यही किया है, जिसे अभी अभी इस विशाल धन के कब्जे से लिया गया है और जिनकी मृत्यु ने उनके जीवन, उनके इतिहास और उनके व्यक्तित्व में ऐसी सार्वभौमिक रुचि जगाई है। यह महसूस करना कठिन है कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होने में कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि गोल्ड ने न केवल अपना भाग्य बनाया, बल्कि उसने इसे दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति के पास से भी बड़ा बनाया। यह सच है कि ऐसे परिवार हैं, वेंडरबिल्ट्स, एस्टोर्स और सोथविच, जिनकी कुल संपत्ति श्री गोल्ड द्वारा छोड़े गए भाग्य से कहीं अधिक है।
लेकिन उन परिवारों में से किसी एक के पास इतनी राशि नहीं है जितनी के गोल्ड की संपत्तियों द्वारा दर्शाई गई राशि के बराबर है। श्रीमान गोल्ड एक धन निर्माता के रूप में अपनी स्थिति में बिल्कुल बेजोड़ रहे हैं, हालांकि उन्हें कई बार उलटफेर का सामना करना पड़ा है और एक बार वास्तविक दिवालियेपन के कगार पर थे। यह कुछ हद तक बाजार में उनके विरोधियों की कार्रवाई के कारण, बल्कि अपनी खुद की ऊर्जा में कुछ छूट के कारण या कुछ परिस्थितियों का अप्रत्याशित संयोजन। जो लोग उसके खिलाफ रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर वे हार गए हैं, जबकि वह जीत गए हैं। अमीर बनना और साथ खेलना, गोल्ड सिक्योरिटीज, उसका अनुसरण करना आवश्यक हो गया है, विरोध करने के लिए नहीं। सर्वथा नाटकीय रुचि में बौद्धिक गुणों के प्रयोग के माध्यम से प्राप्त परिणामों की प्रदर्शनी में जो समय एक उपलब्धि थी और उन उदाहरणों में जो लक्षणों के निरंतर विकास को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें शायद ही आनुवंशिकता के दाता के रूप में माना जाता है, और फिर भी वे थे। जे गोल्ड की जीवन कहानी उन महान फाइनेंसरों, सट्टेबाजों और रेलवे प्रबंधकों के इतिहास से आगे निकल जाती है जिनके साथ वह सीधे या दूर से एक ऐसे करियर से जुड़े थे जिसने व्यवहारिक रूप से वित्तीय संचालन के पूरे आधुनिक चरण को अपनाया था। डू वेंडरबिल्ट और फिस्क की तरह वह विनम्र मूल का था और कम उम्र में ही अपने भाग्य को उन रेखाओं पर तराशने के लिए शुरू कर दिया गया था जो उन लोगों से बहुत दूर थी जिनसे उनका युवा परिवेश उन्हें निर्देशित करता था। लेकिन स्वतंत्र और मौलिक गतिविधियों की उनकी पहली प्रदर्शनी को एक पूरी तरह से अलग क्रम के बौद्धिक उपकरण प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया गया था, जिसे वॉल स्ट्रीट में उनके महान प्रतिद्वंदियों ने दावा किया था। इससे स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि वह पैदाइशी पैसा बनाने वाला था, लेकिन वह आसानी से संभव है कि अगर इस दिशा में शुरुआती सफलता ने उसे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से धन अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो उसने खुद को न केवल सफलतापूर्वक बल्कि खुद को समर्पित कर दिया होता अपनी संतुष्टि के लिए, उच्च खोज के लिए। यद्यपि वे धन प्राप्ति के क्षेत्र में एक बिल्कुल अथक कार्यकर्ता थे, कोई भी उनके कार्य का ध्यान कर सकता था, चाहे वह केवल सट्टेबाज के रूप में हो या निर्माता के रूप में। इससे स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि वह पैदाइशी पैसा बनाने वाला था, लेकिन यह आसानी से संभव है कि अगर इस दिशा में शुरुआती सफलता ने उसे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से धन अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो उसने खुद को न केवल सफलतापूर्वक बल्कि खुद को समर्पित कर दिया होता अपनी संतुष्टि के लिए, उच्च खोज के लिए। यद्यपि वे धन प्राप्ति के क्षेत्र में एक बिल्कुल अथक कार्यकर्ता थे, कोई भी उनके कार्य का अध्ययन कर सकता है, चाहे वह केवल सट्टेबाज के रूप में हो या निर्माता के रूप में। इससे स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि वह पैदाइशी पैसा बनाने वाला था, लेकिन यह आसानी से संभव है कि अगर इस दिशा में शुरुआती सफलता ने उसे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से धन अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो उसने खुद को न केवल सफलतापूर्वक बल्कि खुद को समर्पित कर दिया होता। जब उनके वित्तीय कार्यों का दायरा ऐसा स्पष्ट प्रमाण देने के लिए था, इस दुनिया की भौतिक चीज़ों की उनकी संपत्ति में बहुतायत से देखभाल की गई थी। निश्चित रूप से उनके पास एक जन्मजात सट्टेबाज की प्रवृत्ति थी, फिर भी उनका यह स्वभाव नहीं था कि परिणाम केवल पासा के अचानक पतन या एक कार्ड के मोड़ पर निर्भर हों। यह खतरों से प्यार करता था, लेकिन उसने इसके लिए खोदे गए चैनलों में प्रवेश करने का मौका मजबूर करने के लिए बेहतर प्यार किया। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राज्यों के विकास में उनके काम के विशाल मूल्य को नकारना मूर्खता होगी। जे गोल्ड जैसे व्यक्ति के जीवन के इतिहास में यह अच्छी तरह से है कि उसकी कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं और उसके करियर की कुछ प्रमुख घटनाओं को उसकी जीवनी और चरित्र का पूरा अध्ययन करने से पहले संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार घटनाओं और व्यक्तिगत गुणों दोनों को बेहतर ढंग से समझना संभव है।
एक युवा के रूप में जे गोल्ड ने अपनी ऊर्जा के माध्यम से जो शिक्षा हासिल की, उसे विकास के इस कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग मिला। अपने विशुद्ध रूप से सट्टा कारनामों में उन्हें एक ऐसे स्वभाव में से सहायता मिली जिसके लक्षण, जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, उनकी युवावस्था या प्रारंभिक मर्दानगी में बन गए थे। बिना विस्मय और यहाँ तक के चिंतन करना असंभव है। प्रशंसा इतने स्थिर चरित्र का तमाशा, जैसा कि मिस्टर गोल्ड और स्वीकार करना चाहिए, लड़कपन में तय किया गया है और एक करियर के रूप में अपरिवर्तित किया गया है, जो सबसे मामूली प्रकार की स्थिति से विस्तारित होता है। जिस स्थिति से उन्होंने व्यवहारिक रूप से इस महाद्वीप की वित्तीय दुनिया का शासन किया और दूसरों के भाग्य को भौतिक रूप से प्रभावित किया, उनके आदेश में अथाह धन के साथ वह स्वाद में इतना ही सरल, व्यवहार में अप्रभावित, आदतों में संयमी, मेहनती, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर था। जब वह बचपन में खुद को एक अमीर आदमी बनने के लिए निकल पड़ा था, ना ही उनकी किसी भी कम मिलनसार विशेषज्ञता या विशेषता में कम बदलाव किया गया है। उनके कुछ पहले व्यावसायिक उपकरणों में मूक साजिश के लिए एक ही स्वभाव को पढ़ा जा सकता है, वही गोपनीयता उनके इरादों में बनी रहती है। जो गोल्ड के करियर में शायद ऐसा कोई समय नहीं था जब किसी भी चीज़ से सही होने के साथ साथ उनके धन का अनुमान लगाना असंभव हो। उनका गुप्त स्वभाव उनके कई उपकरणों के परिणाम के साथ साथ सामान्य परिचित के रास्ते में खड़ा था। लंबे समय के बाद उन्होंने रेलवे की बाबाश प्रणाली, मैनहट्टन एलिवेटेड और वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया था। वॉल स्ट्रीट में थोड़ी हड़बड़ाहट, जिसमें सभी को लगा कि जे गोल्ड की उंगली छिपी हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दलाल ने चतुराई से देखा, मिस्टर गोल्ड में कई गुण होते हैं, लेकिन जो बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन थे और जो निस्संदेह उनके मूल्य पर काफ़ी हिस्सा इस तथ्य से प्राप्त करते थे कि उन्होंने इस संपत्ति को नियंत्रण किया था जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। एक बार हालांकि उन्होंने अपनी प्राकृतिक गोपनीयता को अलग रखा और अपनी वित्तीय स्थिति को छूने वाली कुछ कष्टप्रद रिपोर्टों को शांत करने के लिए अपने धन की एक प्रदर्शनी बनाई। श्री गोल्ड की गोपनीयता उनके उपकरणों में उतनी ही आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शित हुई जितनी कि उनकी अटकलों में। उन्होंने अपने साथियों का भला करने की आदत में कभी भी एक के रूप में प्रतिष्ठा हासिल नहीं की और फिर भी कुछ अमीर आदमी उनसे ज़्यादा परोकारी थे। केवल एक बार उन्होंने अपनी प्रथागत मिथ्यायता को त्याग दिया और तब यह एक बड़ी सार्वजनिक आपदा के समय में था। मेम्फिस में पीत ज्वर भड़क रहा था और देश के सभी बड़े शहरों में सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा था। गोल्ड ने इंतजार नहीं किया, लेकिन मेम्फिस के अधिकारियों को टेलीग्राफ किया कि वे उनकी ज़रूरत के सभी पैसे के लिए उसकी ओर आकर्षित हों। एक नियम के रूप में विलियम एच वैंडरबिल्ट की तरह उन्होंने एक ट्रस्टी के माध्यम से अपने उपकार का वितरण किया। यह अपने समय के जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान थुर्लोवीड था। मैं मिस्टर गोल्ड का परोपकारी सलाहकार हूँ। जब भी मेरे ध्यान में वास्तव में योग्य दान लाया जाता है तो मैं इसे श्री गोल्ड को समझाता हूँ। वह हमेशा मेरी बात मानते हैं कि कब और कितना योगदान देना है। मैं उसे कभी नहीं जानता था कि वह ऐसे मामलों में मेरी सलाह की अवहेलना करे। उसकी एक ही शर्त है कि उसके उपकार के प्रति कोई सार्वजनिक आडंबर नहीं होगा। वह एक निरंतर और उदार दाता है, लेकिन अपने दाहिने हाथ को यह नहीं जानने देता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। ओह, ऊपर रिकॉर्ड खोले जाने पर उनके क्रेडिट का एक पूरा पृष्ठ होगा। उनके गुणों की सूची में यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि उन्होंने शराब सहित अत्यधिक शराब से पूरी तरह से परहेज किया और कभी भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वे अत्यधिक मसालेदार भोजन के शौकीन थे और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की शराब में लिप्त होने से पेट की गड़बड़ी हुई, जिसने उन्होंने
1888 में स्वास्थ्य की खोज के लिए खुद को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। वह फूलों से बहुत प्यार करता था और इरविंगटन ऑन द हडसन में अपने देश की सीट में दुनिया के बेहतरीन संरक्षणों में से एक का निर्माण किया। जे गोल्ड का कैरियर रंगहीन नहीं था, बल्कि एपिसोड और विविधता से भरा था। वह एक वास्तविक अमेरिकी थे जिसने उन्होंने अपनी किशोरावस्था से पहले कुछ दर्जन गतिविधियों में पूरा किया। जे गोल्ड का कैरियर रंगहीन नहीं था। अपने पिता की डेयरी में 20 गायों का दूध दूहना, एक देश की दुकान में क्लर्किंग करना, हार्डवेयर की दुकान चलाना, टिनर का व्यापार सीखना, एक देश के समाचार पत्र कार्यालय में काम करना और डेलावेयर काउंटी का इतिहास लिखना उनके पहले के रोजगारों में से एक थे। और फिर एक सर्वेक्षण दल में उनकी भर्ती हुई और नक्शा प्रारूपण में उनका अनुभव आया, जिसने चमड़ा उद्योग तक पहुंचाया। मिस्टर गोल्ड के करियर का यह अध्याय सनसनीखेज है। पेंसिल्वेनिया में चर्म शोधन व्यवसाय का उनका विस्तार, उनके नाम पर एक गांव की स्थापना, गोल्ड्सबोरो और एक बैंक जिसके वे निदेशक थे, सनसनी के व्यवसायिक हिस्से थे। अपने साथी की आत्महत्या और चर्म शोधन के कब्जे के लिए युद्ध, दो बैंडों के बीच जो एक गोल्ड के लिए और अपने साथी की संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, दूसरे प्रकार की संवेदनाएं थीं। इसके बाद श्री गोल्ड अपने ससुर की सहायता से रेल मार्ग व्यवसाय में चले गए, जो कि उनके द्वारा विरोध किए गए विवाह को सर्वोत्तम बनाना चाहते थे। उस समय से अब तक मिस्टर गोल्ड वित्तीय कार्यों में जनता के सामने प्रमुखता से रहा है और उसका इतिहास वॉल स्ट्रीट का इतिहास है। श्री गोल्ड की राय उतनी ही विविध रही है जितनी कि उनकी अपनी खोज। ऐसे लोग जो अपने विशाल भाग्य को बनाने में किसी सफलता के लिए आसमान में उनकी प्रशंसा करते हैं और जो उन्हें सभी अच्छी चीज़ों का योग मानते हैं, ऐसे कई अन्य लोग हैं जो उन्हें केवल एक निस्संदेह क्षमता के एक करीबी, बेईमान, स्वार्थी व्यवसायी के रूप में सोचते हैं, लेकिन बिना किसी विचार के अपने धन को दूसरों की कीमत पर किसी भी तरह से जोड़ने के लिए जो भी आवश्यक हो सकता है। और उनके लोगों का एक बड़ा वर्ग ही है जो मानते हैं कि मिस्टर गोल्ड एक प्रकार का सब कुछ है जो अमेरिकियों के में सबसे खराब है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भाग्य और सम्मान को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग हैं जो अपने विशाल भाग्य को बनाने में मिली सफलता के लिए आसमान में उनकी प्रशंसा करते हैं और जो उन्हें सभी अच्छी चीज़ों का योग मानते हैं। ऐसे कई अन्य लोग हैं जो उन्हें केवल एक निस्संदेह क्षमता के एक करीबी, बेईमान, स्वार्थी व्यवसायी के रूप में सोचते हैं, लेकिन बिना किसी विचार के अपने धन को दूसरों की कीमत पर किसी भी तरह से जोड़ने के लिए जो भी आवश्यक हो सकता है। और उन लोगों का एक और बड़ा वर्ग है जो मानते हैं कि मिस्टर गोल्ड एक प्रकार का सब कुछ है जो अमेरिकियों में सबसे खराब है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भाग्य और सम्मान को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग हैं जो अपने विशाल भाग्य को बनाने में मिली सफलता के लिए आसमान में उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे कई अन्य लोग हैं जो उन्हें केवल एक निस्संदेह क्षमता से करीबी, बेईमान, स्वार्थी मानते हैं। और उन लोगों का एक बड़ा वर्ग जो मानते हैं कि मिस्टर गोल्ड एक प्रकार सब कुछ है। जे गोल्ड के इतिहास और व्यक्तिगत विशेषताओं पर विश्वसनीय सटीक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर उन व्यापारिक सहयोगियों द्वारा सबसे अधिक प्रभाव डाला जाता है जो उसके साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। उन अन्य विख्यात फाइनेंसरों पर ध्यान दिया जाता है जिनका जादूगर के साथ जुड़ाव सबसे करीबी रहा है।
वंश और तत्काल परिवार का वर्तमान प्रभाव उस विषय को भी मनुष्य की सच्ची समझ के लिए आवश्यक बना देता है। ब्लैक फ्राइडे के इतिहास और इससे विनाशकारी परिणामों को पूरी तरह से माना जाता है। साथ ही सीनेटरियल कमेटी की जांच और मिसौरी पैसिफिक और वेस्टर्न यूनियन के साथ गोल्ड के संबंध, उनके घरेलू जीवन, उनकी नौका हडसन पर, उनका घर, उनकी शानदार संरक्षिका, मनुष्य की आत्मा और स्वाद के सभी संकेतों पर भी सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन को एक दिलचस्प अध्ययन के लिए मजबूर होना चाहिए और जे गोल्ड के लड़कपन, युवावस्था और शुरुआती मर्दानगी के पूर्ण विवरण के लिए कोई माफी आवश्यक नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट, लेखक ट्रम्बल वाइट। अध्याय 2, युवा और जय गोल्ड की वंशावली। बहुत से जो श्री गोल्ड को घनिष्ठ रूप से जानते थे, उन्हें यह कहने की आदत है कि उनका मूल हिब्रू रहा होगा। कोई भी यह कहने का दिखावा नहीं करता है कि परिवार में यहूदी खून कितना पीढ़ियों से पहले था, या यह कि मास्टर गोल्ड को उसके अस्तित्व के बारे में पता था। लेकिन उनके दोनों नाम जेसन याजे और गोल्ड ने इसे धारण करने वालों में विश्वास को मजबूत करने का काम किया। मूल रूप गोल्ड को गोल्ड से बदले जाने का संदेह था, जो कि निर्जीव और प्राकृतिक वस्तुओं के नाम में एक सामान्य उपसर्ग है। जैसे यूरोप के कुछ यहूदियों को अपने इतिहास की एक अवधि में उपनाम के रूप में अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी सोच की आदतें और उनकी असाधारण बुद्धि दोनों यहूदी थे। ये लोग दावा करते हैं कि उनके मूल के स्वभाव वास्तविक तथ्य में कितना कम आधार है, कोई भी कभी भी तय नहीं कर सकता। श्री गोल्ड निश्चित रूप से अपने समय के निर्माण और सफलता के चरित्र और सीमा में अमेरिकी थे। गरीब माता पिता से पैदा हुए, एक गरीब खेत में। उन्होंने स्कूल के माध्यम से अपना भुगतान करने के लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया और वे एक लड़के के रूप में व्यावसायिक उद्यमियों में भागीदार थे। लेकिन जहां तक मिस्टर गोल्ड खुद तय कर पाए हैं, वे प्यूरिटन स्टॉक से आए थे, जो कि हिब्रू से अधिक व्यापक रूप से हटाया नहीं गया। उनका जन्म 27 मई 1836 में रॉक्सबरी, डेलावेयर काउंटी, न्यूयॉर्क राज्य के छोटे से पोस्ट गांव में हुआ था, लगभग आधी सदी पहले, जबकि डेलावेयर, अल्स्टर और ओत्सेगो काउंटियां अभी तक एक थी। उनके दादा फेयरफील्ड काउंटी, कनेक्टिकट के आधा दर्जन प्यूरिटन परिवार के साथ आए और उस भूमि के पास भूमि ले ली जो जे गोल्ड का जन्म स्थान बन गया। यह दादा के कैप्टन इब्राहिम गोल्ड थे। वह एक क्रांतिकारी सैनिक था और उसे गंभीर, ईमानदार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। उनके लिए उनके घर में एक छोटा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जॉन बी गोल्ड रखा गया, जो नई बस्ती में पैदा हुआ पहला पुरुष था। जॉन बी मर्दानगी में बढ़े, 3 बार शादी की और जय उनकी पहली पत्नी से उसका बेटा था। लड़के की माँ एक धर्मपरायण महिला थी। येलर मीटिंग हाउस में आयोजित मेथोडिस्ट सेवाओं की नियमित परिचारक थी, जहाँ जय ने ऐसी धार्मिक धारणाओं को भी आत्मसात किया जो आध्यात्मिक चीज़ों के चिंतन के लिए ज़्यादा नहीं दी गई, प्रकृति में एक पैर जमाने वाली थी। पिता एक छोटे किसान थे और 20 गायों की डेयरी रखते थे। जब तक वह 14 वर्ष का था, जय खेत में रहता था। एक जिला स्कूल में 4 से 5 साल की उपस्थिति के रूप में इतना कम श्रम प्राप्त करता था, जो कि वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान बंद रहता था। इस स्कूल को अंततः एंटी-रेट वॉर के टूटने से पूरी तरह से बंद कर दिया था। जैसा कि इसे कहा जाता है, किसानों के उन लोगों के प्रयासों के खिलाफ विद्रोह जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारतीयों से वार्षिक किराया लेने के लिए जमीन खरीदी है। यह कृषि जीवन से असंतुष्ट था।
जिसने वास्तव से में संतुष्ट करने के लिए परिस्थितियों में कुछ भी नहीं, द्याउक्स की बचकानी महत्वाकांक्षाएं थी। अपने असंतोष के कारण को उन्होंने एक बार इस प्रकार बताया। चूंकि मैं परिवार का लड़का था, मैं आम तौर पर सुबह गायों को लाता था और अपनी बहन को दूध पिलाने में मदद करता था और उन्हें वापस ले जाता था और रात में फिर से उनके लिए चल जाता था। मैं नंगे पांव चला जाता था और मेरे पांवों में फिसल लग जाती थी और उस तरह से खेती करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने एक दिन अपने पिता से कहा कि मैं एक ऐसे चुनिंदा स्कूल में जाना चाहता हूँ जो वहाँ से कोई 12 या 15 मील की दूरी पर हो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बहुत छोटा था। मैंने उससे कहा कि अगर वह मुझे अपना समय देगा तो मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा। उसने ठीक कहा है कि मैं घर पर ज़्यादा लायक नहीं था और मैं आगे बढ़ सकता था। तो अगले दिन मैंने शुरुआत की। मैंने खुद को इस स्कूल में दिखाया और अंत में मुझे एक लोहार मिला जिसने मुझे बोर्ड करने के लिए सहमति दी, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा हाथ लिखा था। अगर मैं रात में उसकी किताबें लिख सकता था, इस तरह मैंने खुद इस स्कूल में काम किया। भ्रूण फाइनेंसर के इन वर्षों के दौरान वह एक पीला, पतला, नाजुक, छोटा साथी था जो अपने आसपास के लोगों के परिश्रम के समान परंपरागत खेतों को पसंद करता था और नापसंद करता था। उसे याद किया जाता है कि वह उन अन्य लड़कों से अलग था जिनके साथ वह स्कूल में जुड़ा था। वह नहीं था जिसे आमतौर पर एक मर्दाना लड़का कहा जाता था। वह अच्छे स्वभाव वाले खेतों से दूर रहे। वह घर के अंदर रहना पसंद करता था और दोपहर के समय स्कूल घर के किसी सुदूर कोने में लिपट जाता था। किसी को नहीं पता था कि क्या। जब अन्य लोग उनके पास आने और उनके साथ शामिल होने के निमंत्रण के साथ संपर्क करते थे तो वह बहमना कर देता था। अगर मजाक में लड़कों ने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया तो वह एक बड़ा चिल्लाहट करेगा और उनसे अलग हो जाएगा। जब तक स्कूल को आदेश देने के लिए बुलाया न जाए तब तक बैठेगा और पूछेगा। तब वह स्वामी की कुर्सी पर जाता और अपने पशुओं और अपने शत्रुओं के विरुद्ध अश्रुपूर्ण शिकायत दर्ज कराता। मास्टर अन्य साथियों की पिटाई करेगा और छोटे गोल्ड को गुदगुदी होगी। उस समय लगान विरोधी आंदोलन का विरोध करने के कारण उनके पिता गांव में अलोकप्रिय हो गए थे। इसलिए युवा गोल्ड को अपने घर के पास के स्कूल को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा की। फिर अपनी संभावनाओं पर विचार करने के बाद उन्होंने एक संकल्प बनाया और तुरंत अपने पिता से घर छोड़ने की अनुमति मांगते हुए इसे व्यवहार में लाया, यह कहते हुए कि उन्हें खुद की देखभाल करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। उसके पिता लड़के के अनुरोध पर खुश होने के लिए इच्छुक थे, जो कि बहुत ही गंभीरता से किया गया था, और यह सोचकर कि यह केवल गुजर रहा था, एक लापरवाह सकारात्मक लौट आया। परिवार चकित था। हालांकि अगली सुबह जब छोटा जय दुनिया में अपनी यात्रा के लिए सुसज्जित नाश्ते के कमरे में प्रवेश किया, उसने चुपचाप नाश्ता किया और मेज से उठकर एक हार्दिक अलविदा पिता के साथ अपने पिता के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके पिता उसके दृढ़ संकल्प पर चकित थे और उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे घर पर रहने के लिए रोते हुए कहा। हालांकि उद्देश्य में अड़िग भविष्य के वॉल स्ट्रीट के जादूगर ने जल्दबाजी में अपने छोटे से बंडल को पकड़ लिया और अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया। उसके बंडल में एक था कपड़े के अतिरिक्त सूट और उसकी जेब में 50 सेंट थे। यंग जे रॉक्सबरी और हवार्ड के बीच पहाड़ी सड़क के माध्यम से उम्मीद से आगे बढ़े, जहां एक अकादमी थी जिसमें वह लंबे समय से प्रवेश करना चाहता था। वह सीधे अकादमी के प्राचार्य के पास गया और उसे शिक्षा प्राप्त करने की अपनी चिंता और रोजगार पाने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। वह ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए पैसे कमा सकता है। प्रिंसिपल को लड़के में दिलचस्पी हो गई। उसने गांव के लोहार द्वारा रखे गए स्टोर में मुनीम का पद हासिल कर लिया। यह स्कूल मिस्टर ओलिवर द्वारा रखा गया था और जय का पाठ्यक्रम 1851 में पूरा हुआ था।
इस वर्ष के दौरान हालांकि उन्होंने गणित में काफ़ी प्रगति की होगी, इस तथ्य के बावजूद कि यह उनके पड़ोस में संबंधित हुआ करता था कि वह एक बार स्कूल जाते जाते थक गया और एक सुबह उसके पिता ने उसे सुधार के उपाय के रूप में तहखाने में बंद कर दिया और शाम को उनके ना लौटने तक टिप्पणी के कारण भूल गए। गणित के लिए यह स्वाद ही था जिसने उनके लिए पहला लगातार आकर्षण रोजगार खोल दिया जिसमें वे लगे हुए थे और उन्हें आसान कदमों से उस कैरियर में भी लग गए जिसे भाग्य ने उनके लिए चिन्हित किया था। स्कूल छोड़ने पर उन्हें हॉवर्ट में एक टिन की दुकान में क्लर्क के रूप में स्थान मिला और 15 वर्ष की आयु में व्यवसाय में भागीदार और प्रबंधक थे। इतना ही नहीं बल्कि यह अद्भुत लड़का सर्वश्रेष्ठ और ऐसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हर दिन सुबह उठता था क्योंकि उसे मदद करने के लिए किताबें और उपकरण मिलते थे उसे। इसके अलावा जब बड़े गोल्ड ने अपना खेत बेचा तो युवा जय उसे तनख्वाह पर टिन की दुकान पे ले गया। जय के प्रारंभिक जीवन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। माउस ट्रैप की कहानी पूरी दुनिया में सुनी है। न्यूयॉर्क में विश्व प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। उस युवा गोल्ड ने जो उस समय लगभग 17 वर्ष का था उस महानगर की अपनी पहली यात्रा की थी। उसे ऐसी शक्ति बनना था। वह अपने साथ एक दिखावटी मोहगनी केस ले गया जिसमें एक आविष्कार था जिसके लड़के को उम्मीद थी कि वह उसे प्रसिद्ध और भाग्य दिलाएगा। आविष्कार एक माउस ट्रैप था। वह एक घोड़ा कार में प्रवेश किया और सीट पर अपने मूल्यवान मॉडल को छोड़कर बाहर निकल गया और मंच पर खड़ा हो गया जहां वह महान शहर की महिमा देख सकता था। बॉक्स को एक चोर द्वारा उठाया गया था लेकिन युवा गोल्ड के अवलोकन के बिना नहीं, जिसने बदमाश का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। यह कारनामा अगले दिन हेराल्ड से संबंधित था। यह गोल्ड का पहला अखबार संदर्भ है जिसकी प्रसिद्धि वर्षों से दैनिक प्रेस के कॉलम पर भर चुकी है। माउस ट्रैप एक सफलता थी लेकिन इसका आविष्कार करने अपने भविष्य के जाल के साथ कहीं अधिक सफल रहा है जिसे उसने सट्टा चूहे के लिए रखा था और जिसके साथ उसने उन्हें जीवन भर पकड़ा। गोल्ड का महान भाग्य की लकीर का परिणाम नहीं था बल्कि व्यापार और कड़ी मेहनत पर सख्त ध्यान देने का उनके जीवन की सभी घटनाओं में स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। उनकी योजनाएं सावधानीपूर्वक सोच विचार का परिणाम थी और उन्हें कड़ी मेहनत से अंजाम दिया गया था। वह व्यक्ति जिसके परिवार में युवा गोल्ड काम करता था, स्कूल जाते समय उनका बोर्ड इस प्रकार उस प्रारंभिक तिथि पर उनके आचरण की बात करता है। वह एक उत्कृष्ट लड़का था, उसकी आदतें अच्छी थी और वह अपनी अधिकांश शामें पढ़ाई में लगाता था। वह हमेशा सुबह सबसे पहले उठते थे। वह एक उत्कृष्ट लड़का था और जब तक मेरी पत्नी नाश्ता तैयार करने के लिए तैयार होती तब तक उनके पास आग जल रही थी और चाय की केतली उबल रही थी। टिन स्टोर में काम करते समय इसके कुछ ही समय बाद गोल्ड ने एक लेन देन में भाग लिया जिसमें कोई अपने भविष्य के व्यवसायिक कैरियर के विशिष्ट लक्षणों में से एक को पहचानने में विफल नहीं हो सकता। अगर वॉल स्ट्रीट के राजा कभी भी ब्रास बैंड के साथ स्निप का शिकार करने नहीं गए तो ना ही देश ने। जिस व्यापारी के लिए वह काम कर रहा था वह भी अचल संपत्ति का व्यवसाय करता था। उसका नियोक्ता चांसरी में एक संपत्ति से संबंधित कुछ संपत्ति की खरीद के लिए बातचीत कर रहा था और जय ने उसके लिए पत्राचार किया। इस प्रकार अपनी स्थिति के आधार पर उसने एक सौदेबाजी के विवरण सीखे जो उसका नियोक्ता भूमि के टुकड़े पर बनाना चाहता था। निष्पादक ने $2500 की मांग की लेकिन होने वाले खरीदार ने केवल $2000 की पेशकश की। जय ने प्राइवेट अकाउंट पर की थोड़ी पड़ताल पर आश्वस्त हो गए कि संपत्ति मूल्य में सराहना के लिए बाध्य थी। जब बातचीत चल रही थी जय ने अपने पिता से $2500 उधार लिए और अपने नियोक्ता को पछाड़ने के लिए चुपचाप संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने अपने पिता के नाम पर काम किया था और 2 सप्ताह के भीतर $4000 में बिक गया।
ऐसा कहा जाता है कि उसके नियोक्ता ने लेन देन को विश्वास भंग के आलोक में देखा। इसका परिणाम यह हुआ कि इसने व्यापारी और उसके क्लर्क के बीच अलगाव पैदा कर दिया और एक छोटे से रोमांस को तोड़ दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह युवा सट्टेबाज और उसके नियोक्ता के परिवार की एक युवा महिला सदस्य के बीच मौजूद था। यह व्यवहारिक रूप से उनके जीवन का अंत था और छोटे गांवों रॉक्सबरी और हवार्ड के साथ जुड़ाव। हालांकि बाद के वर्षों में उनका नक्शा काम और सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर आसपास के काउंटियों में किया गया था, वास्तव में उसने ग्रामीण गांवों में उसके लिए संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। उसने निचोड़ लिया था कि वह क्या ज्ञान और लाभ प्राप्त किया जाना था और जीतने के लिए नई दुनिया की तलाश करने के लिए तैयार था। जबकि छोटे शहरों ने उन्हें स्थायी निवास के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया और उनके विशाल भाग्य की और बहुत कम शुरुआत की, फिर भी उनके प्रारंभिक जीवन पर कस्बों और उनके लोगों ने जो प्रभाव डाले उन्हें बेहतर व्यावसायिक गुणों का श्रेय दिया जाना चाहिए, दृढ़ता और पद्धति जिसने बाद के वर्षों में उनकी बहुत सफलता दी। 1841 में गोल्ड की मां की मृत्यु हो गई जब वह केवल 5 वर्ष का था। 1866 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ साल पहले उनके प्रतिष्ठित बेटे ने उनकी कब्रों पर गांव के कब्रिस्तान में एक सुंदर स्मारक बनाया। बड़े गोल्ड के पास लगभग 150 एकड़ का खेत था और उनके पड़ोसियों द्वारा एक योग्य नागरिक के रूप में उनका सम्मान किया जाता था। जिस घर में जय का जन्म हुआ और उन्होंने अपना बचपन बिताया 2 मंजिला बॉक्स जैसी फ्रेम बिल्डिंग के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक सफ़ेद रंग की कोटिंग। जुलाई 1880 में जे गोल्ड ने अपने जन्म स्थान और हार्वर्ड का भी दौरा किया, जहां वे स्कूल गए थे। वह हर सोमवार सुबह स्कूल जाने के लिए पूरी दूरी पैदल चलकर जाता था, शनिवार को लौटता था। उनकी यात्रा के समय निवासियों द्वारा उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया, क्योंकि वे उस क्षेत्र में पैदा हुए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब उन्होंने पुराने घर का दौरा किया तो यह आश्चर्य की बात है कि क्या उन्हें पहली बार याद आया जिसमें उन्होंने कभी बहादुरी की जुझारू भावना दिखाई थी। एक एंटी रेट वॉर के दौरान था, जब किराएदारों की एक पार्टी ने उनके पिता के घर का दौरा किया और उन्हें किराया देना बंद करने के लिए मजबूर किया। जॉन बी. गोल्ड और एक पड़ोसी हीराम मूर रूढ़िवादी किसानों से संबंधित थे, जिन्हें उच्च के रूप में जाना जाता था। किराएदार विद्रोही, नकाबपोश और बुरे स्वभाव में थे, लेकिन जॉन बी. गोल्ड अपने अधिकारों के लिए डटे रहे। जब 10 वर्ष जेक जो उसके बगल में द्वार पर खड़ा था, उसने अपने पिता से अपने हमलावरों को नीचा गिराने का आग्रह किया। वी मर्दानगी में बेटे की तरह कद का छोटा था और उसे एक पैर दूसरे से छोटा होने का अतिरिक्त दुर्भाग्य था, लेकिन उसे शायद गंभीर कप्तान अब्राहम के कुछ कठोर गुण विरासत में मिले थे और इन पर जोर दिए जाने की संभावना थी और बस्ती के उबड़ खाबड़ बंजर देश में अस्तित्व के संघर्ष से। सतर्कता समिति ने किसी भी मामले में छोटे आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि वे तुरंत उसके पड़ोसी हीराम मूर पर निशाना साधने के लिए आगे बढ़े और इन पर उनके निवास के उबड़ खाबड़ देश में अस्तित्व के लिए संघर्ष से बल मिलने की संभावना थी। सतर्कता समिति ने किसी भी मामले में छोटे आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि वे तुरंत उसके पड़ोसी हीराम मूर पर निशाना साधने के लिए आगे बढ़े और इन पर उनके निवास के उबड़ खाबड़ देश में अस्तित्व के लिए संघर्ष से बल मिलने की संभावना थी। सतर्कता समिति ने किसी भी मामले में छोटे आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि वे तुरंत उसके पड़ोसी हीराम मूर पर निशाना साधने के लिए आगे बढ़े। यह किराया विरोधी परेशानियां डेलावेयर और आसपास की काउंटियों में कुछ बड़े इलाकों के रहने वालों के इनकार के कारण हुई थी, जो उन लोगों को वार्षिक किराए का भुगतान करने के लिए थे जिन्होंने खरीदारी करने का दावा किया था। भारतीयों से जमीन इस तरह के किराए का भुगतान नियमितता के साथ किया गया था, जब किसानों ने यह घोषणा की करते हुए कहा और विद्रोह किया कि वसूली दमनकारी और गैर कानूनी थी। कुछ मामलों में वसूले जाने वाले लगान में गेहूं के इतने बुशेल निश्चित संख्या में
मुर्गियां या प्रति वर्ष कुछ दिनों का श्रम शामिल था। अन्य मामले में नकद भुगतान की मांग की गई। डेलावेयर काउंटी में गुप्त संगठनों का गठन किया गया था और कुछ आक्रामक आंदोलनों को, विशेष रूप से जॉन बी. गोल्ड की ओर निर्देशित किया गया था, जिन्होंने किराए के विरोधी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। किराए का भुगतान न करने पर संपत्ति पर लगाने या बेचने के उनके प्रयासों में कानून के अधिकारियों का विरोध किया गया। लगान विरोधी लोगों ने दावा किया कि भूमि वास्तव में भारतीयों की है और उन्होंने खुद को सशस्त्र किया और भारतीयों के वेश में देश में घूमे। वे टॉम हॉक ले गए और कई वर्षों पर टार और पंख लाए, जिन पर उन्होंने उन्हें सताए जाने का आरोप लगाया था। मिस्टर गोल्ड के पास कई वर्षों तक स्टॉकहोम में से एक था, जिसे रॉक्सबरी इंडियंस द्वारा ब्रांडेड किया गया था, और वह उन घटनाओं को आसानी से याद करता था जो सैक्सविले की लड़ाई से पहले और उसके बाद हुई थी, जिसमें सशस्त्र विरोधी किराएदारों का एक निकाय था। एक शहरी फौज का विरोध करते हुए कई पुरुषों को मार डाला। गवर्नर सिलास राइट को तब कई काउंटियों को विद्रोह की स्थिति में घोषित करने के लिए बाध्य किया गया था और कई गिरफ्तारियां की गई थी। राज्य के अधिकारियों ने सशस्त्र प्रतिरोध पर काबू पा लिया, लेकिन किराए के विरोधी लोगों ने अपनी शिकायत को राजनीति में ले लिया और जॉन यंग को सिलास राइट पर गवर्नर के लिए चुनने में सफल रहे। मिस्टर गोल्ड अपने घनिष्ठ मित्रों से कहा करते थे कि उनके पास जो भी तंत्रिका है वह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। टिन की दुकान पर काम करते हुए युवा गोल्ड ने गणित के लिए अपना सारा शौक बरकरार रखा और इतिहास के एक पाठ्यक्रम को पढ़ने के अलावा सर्वेक्षण, त्रिकोणमिति और इंजीनियरिंग में कई बेहतरीन अधिकारियों में महारत हासिल की। वह सुबह 4 बजे उठे और अपने समय पढ़ने और अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। विशेष रूप से अच्छी टिन सिटी बनाने के बाद उन्होंने शौकिया सर्वेक्षण अभियानों में शामिल होने के लिए शहर के लड़कों को आमंत्रित किया और उधार ली गई कपास और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ ध्वजवाहक और चेन बीरर के रूप में अभिनय करने वाले लड़के जल्द ही एक विशेषज्ञ सर्वेक्षण बन गए। टिन के कारोबार में उन्होंने खुद को इतना उपयोगी बना लिया कि 15 साल की उम्र में वे इस चिंता में एक पूर्ण भागीदार थे, और जब वे सामग्री खरीदने के लिए अल्बानी और न्यूयॉर्क गए तो वे फेल्प्स, जॉल एंड कंपनी और अन्य के साथ खाते खोलने में सफल रहे। जनता के लिए प्रसिद्ध फर्म। युवा गोल्ड के करियर में यह इस बिंदु पर था कि टिन की दुकान में जीवन की अपरिवर्तनीय दिनचर्या बहुत नीरस हो गई थी और उसने इसे एक खोज के लिए छोड़ दिया जो कम से कम उसे आसपास के देश में कुछ देखने में सक्षम बनाता और संभवतः अधिक लाभदायक हो। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका उपयोग करने और एक सर्वेक्षण बनाने का फैसला किया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेखक ट्रम्बल वाइट। अध्याय 3। सर्वेयर और इतिहासकार के रूप में गोल्ड। टिन की दुकान लाभदायक थी लेकिन धीमी थी और बाद में उन्होंने जो उत्साह दिखाया उसके अधिक के साथ उन्होंने कुछ और आकर्षक की तलाश की। 1852 में उन्होंने अपनी रुचि अपने पिता को हस्तांतरित कर दी और $20 प्रति माह पर एक सर्वेक्षण दल का कार्यभार संभालने की व्यवस्था की। गोल्ड ने अल्स्टर काउंटी में एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो एक सहायक की तलाश में था। वह उस काउंटी का नक्शा बना रहा था और गोल्ड ने उसे लिखा। जब वह पद लेने के लिए घर से निकला तो उसके पिता ने उससे पैसे की पेशकश की, लेकिन उसने अपनी सारी पूंजी दुकान में छोड़ दी, अपने जहाज़ों को उसके पीछे जला दिया और उस स्थान पर अपना किराया देने के लिए पर्याप्त पैसा लिया जहां से नई स्थिति शुरू होती थी। उनके नए नियोक्ता ने उन्हें सर्वेक्षण करने, सड़कों को देखने और आवासों का पता लगाने के लिए शुरू किया। उन्होंने युवा गोल्ड को रास्ते में अपने जीवन यापन के खर्च के लिए भरोसा करने का निर्देश दिया और यह कि वह उन्हें उसके पीछे पीछे करके चुकाएगा। 2 या 3 दिन बाद गोल्ड अपने एक मनोरंजनकर्ता से इस व्यवस्था पर पहली आपत्ति के खिलाफ भागा, जो जानता था कि नियोक्ता पहले ही 3 बार विफल हो चुका था। वह युवा गोल्ड पर भरोसा करने के लिए सहमत हो गया।
लेकिन नियोक्ता पर भरोसा नहीं करेगा। इस फटकार के बाद 3 बजे तक लड़का भटकता रहा, अपनी रात का खाना पाने का प्रयास करने से पहले। उसकी दुर्दशा और उसकी राहत को एक पत्र में दिलचस्प रूप से बताया गया है कि श्री गोल्ड ने कुछ साल बाद एक मित्र को लिखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, यानी मेरे आदेश पर मेरे पास हर प्रतिशत 10% का टुकड़ा था, जिसके साथ मैंने भाग नहीं लेने का फैसला लिया था। पतन निकट आ रहा था और जब तक हमारे सर्वेक्षण सर्दियों के शुरू होने से पहले पूरे नहीं हो जाते, तब तक हमारे उद्यम के अंतिम समापन में एक और सीजन तक देरी होगी, जिससे हमें अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ेगा, जिससे मुझे डर था कि यह उद्यम के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं पूरे अजनबियों में से एक था और फलस्वरूप बिना श्रेय के मैं पैसे के बाद डेलावेयर काउंटी जाने के लिए समय नहीं निकाल सका और मेरे पास वह पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे। अगर आंसू का सिक्का होता तो मेरे खाली खजाने की पूर्ति जल्दी हो जाती। इस आपात स्थिति में एक स्वागत योग्य व्यक्ति ने गलती से खुद को प्रस्तुत कर दिया। मैं इस समय श्रृंगार शहर में अपने सर्वेक्षणों पर मुकदमा चला रहा था और जब आंसू मेरे गाल से भी छलक रहे थे, एक किसान मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ रात के खाने पर नहीं लौटूंगा और एक दोपहर का निशान बनाऊंगा, जो कि एक उत्तर और दक्षिण रेखा है, जो कि एक सीधी वस्तु के खिलाफ किरणों के कारण होने वाली छाया को इंगित करने के लिए, और रेखा से टकराना दोपहर का समय। मैंने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिछली रात से मैंने केवल 1-2 पटाखे ही खाए थे और मैं दिन के उजाले से काम कर रहा था, फलस्वरूप भूखा और बेहोश था। रात के खाने के बाद मैंने दोपहर बनाया और मैं दिन के उजाले से काम कर रहा था और फलस्वरूप भूखा और बेहोश था। रात के खाने के बाद मैंने दोपहर बनाया और मैं दिन के उजाले से काम कर रहा था और फलस्वरूप, हालांकि उसने मुझे $0.5 देने पर जोर दिया, जो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि एक पड़ोसी ने एक के लिए भुगतान किया था, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। और अगर मुझे उस क्षण एक महाद्वीप की खोज की गई तो मुझे कम खुशी मिलती। मैंने देखा कि मैं इस खोज को व्यवहारिक खाते में बदल सकता था और मैं पहले से ही आधा अमीर महसूस कर रहा था। मैंने अपने मजदूरों पर कई दिनों की तुलना में एक हल्के कदम के साथ मुकदमा चलाया। मेरे दोपहर के निशान की प्रसिद्धि मेरे सामने थी और किसानों के आवेदन असंख्य थे। इस तरह मैंने सर्वेक्षण के सभी खर्चों का भुगतान किया है और अपनी जेब में $6 के साथ पूरा किया है। इस शर्मिंदगी के शुरुआती दौर में उसके पास कोई ओवर कोट नहीं था और कभी कभी वह दिन में 40 मील पैदल चल रहा था। उसका नियोक्ता पूरी तरह से विफल हो गया और गोल्ड ने अपने लिए व्यवसाय जारी रखा। जय ने 2 अन्य युवा सर्वेक्षणों को, जो काम में लगे हुए थे, अपने हिसाब से पूरा करने का प्रस्ताव रखा। अन्य 2 युवा साथियों के पास पैसा था और जब नक्शा उकेरने वाले के लिए तैयार हो गया तो जय ने अपने सहयोगियों को उस पर अपना नाम डालने के लिए उत्सुक पाकर अपनी रुचि उन्होंने $500 में बेच दी। उस राजधानी के साथ उन्होंने अल्बानी और डेलावेयर काउंटियों के सामान सर्वेक्षण किए और उन क्षेत्रों में संतोषजनक मानचित्रों को बदलने में सफल रहे। उन्होंने अपनी पूंजी को $5000 तक लाने के लिए पर्याप्त नक्शे बेचे। इस दौरान अल्स्टर काउंटी के अपने सर्वेक्षण की सटीकता ने अल्बानी में जॉन डेलाफील्ड का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने विधानमंडल के लिए आवेदन किया था। श्री गोल्ड द्वारा पूरे राज्य के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण को पूरा करने में सहायता के लिए इस काम में कोई भी भौतिक प्रगति होने से पहले श्री डेलाफील्ड की मृत्यु हो गई। विधानमंडल में उनका आवेदन सफल नहीं हुआ। नक्शा बनाने के व्यवसाय के संबंध में रुचि के कुछ विवरण ओलिवर जे टिल्सन से संबंधित हैं, जो नक्शा बनाने वाले उद्यमियों में उनके एक भागीदार थे, जिन्होंने उस व्यक्ति की विफलता के बाद जिसने उसे पहले व्यवसाय में नियोजित किया था। मिस्टर टिल्सन मिस्टर गोल्ड के खाते की पुष्टि करते हैं और उस सौदे के बारे में बताते हैं जिसमें बाद वाला अपने भागीदारों को बेचा गया था। यहाँ उस अवसर पर गोल्ड द्वारा दी गई रसीद की एक प्रति है। 27 दिसंबर 1852।
ओलिवियर जे टिल्सन और पीटर एच ब्रिंक $90 और उनके खिलाफ सभी ऋणों और मांगों का बकाया राशि और अल्सर काउंटी के नक्शे को प्राप्त किया। जेसन गोल्ड के लिए जॉन बी गोल्ड। यह देखा जाएगा कि उन्होंने अपने नाम जेसन पर हस्ताक्षर किए, ना कि जे पे। उन्हें जेसन नाम पर दिया गया था, लेकिन इस समय के बारे में इसे जे में बदलना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा उन्हें हमेशा जाना जाता था। जेसन की किताबों में कोई मूर्खता नहीं थी। श्री टिल्सन कहते हैं, उन किताबों का जिक्र करते हुए जिनमें गोल्ड ने सर्वेक्षणों के अपने नोट्स बनाए थे, उन दिनों वह सभी व्यवसाय थे जैसा कि वह अब है। क्यों भोजन के समय भी वह हमेशा नक्शे की बात करते थे। वह एक मजदूर था और मेरे पिता कहा करते थे, गोल्ड को देखो, क्या वह ड्राइवर नहीं है। वास्तव में यह उनके समकालीनों की गवाही है। अपने शुरुआती वर्षों से पैसा बनाने की योजनाओं में लीन था और जीवन में उसका पूरा उद्देश्य आगे बढ़ना था। हर गुजरते साल के साथ उसकी महत्वाकांक्षा चौड़ी होती गई, जब तक कि उसने एक महाद्वीप को घेर नहीं लिया। यह एक आश्चर्यजनक संयोग है कि युवा गोल्ड और उसके दो साझेदारों पर नक्शा व्यवसाय में उस व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर किया गया था जिसने पहली बार परियोजना में पूर्व को नियुक्त किया था, और उन्होंने अपना मामला वकील टियर वेस्टब्रुक के हाथों में रखा, जो मुकदमा खारिज करने में सफल रहे। वेस्टब्रुक बाद में, और यह संयोग है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया, जिसने वर्षों बाद जे गोल्ड के निजी कार्यालय में अदालतें आयोजित करके और मैनहट्टन रेलवे मुकदमे में से एक में एक आदेश जारी करके कानूनी पेशे को बदनाम किया। उन्होंने और उनके चचेरे भाई, जिनके साथ उन्होंने अल्बानी में साझेदारी में प्रवेश किया है, ने मानचित्र व्यवसाय को ओहियो, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के विभिन्न हिस्सों में सर्वेक्षणकर्ताओं को भेजने की सीमा तक बढ़ाया, लेकिन बाद में अनुबंध फिलाडेल्फिया में एक सर्वेक्षण को स्थानांतरित कर दिया। इस समय से वे लगातार एक सर्वेक्षण के रूप में कार्यरत थे, जब तक कि टाइफाइड बुखार के एक गंभीर मामले ने उन्हें बाहरी जोखिम छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के पूरे राज्य का पूरा सर्वेक्षण करने का दृढ़ संकल्प किया था, और उन्होंने अल्बानी काउंटी, कोहोस के गांव अल्बानी और निस्क्यूना फ्लैंक रोड और डेलावेयर काउंटी के पूरे नक्शे किए। उन्होंने ओहियो में लेक और ग्यूगा काउंटी, मिशिगन में ऑकलैंड काउंटी और न्यूबर्ग से सिरेक्यूज तक एक प्रस्तावित रेल मार्ग का भी सर्वेक्षण किया। फिर वह कई महीनों तक गंभीर रूप से बीमार रहा, लेकिन उसका पैसा खत्म नहीं हुआ और उसने कुछ के साथ लिखा ब्याज की डिग्री और डेलावेयर काउंटी के इतिहास और ग्रीन, अल्स्टर और सुलिवन काउंटियों के आंशिक इतिहास का भी लाभ लिया। गोल्ड के पैसे और मुनाफे के स्वाद ने लगभग उसी तरह काम किया जैसे शेर को खून का स्वाद होता है। इस समय तक वह इतना पैसा कमा रहा था कि खुद को इस बात का एहसास दिला सके कि पैसा क्या कर सकता है, और एक अतृप्त इच्छा के साथ उसे इसकी आवश्यकता है। उनका बाल जीवन छोटा था, और वह एक ऐसे युग में व्यवसाय और जिम्मेदारी में एक व्यक्ति थे जब अधिक उम्र के अधिकांश व्यक्तियों को केवल सबसे छोटे बच्चे नहीं माना जाता था, और उसके बच्चे के जीवन में जो कुछ था वह ठंडा था, ना कि उसके सिखाने के लिए एक चरित्र का। जो अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा दुनिया में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ है। सब उसका जीवन है। उन्होंने इसकी कमी महसूस की थी। वह ज़रूरतमंद था। उन्हें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया था, और फिर कभी कभी उनकी आपूर्ति बहुत कम होती थी। एक पसंदीदा बहन, उसकी बड़ी बहन, जो उसकी गणित की पहली शिक्षिका थी, लगभग अकेली ऐसी व्यक्ति थी जिसे घर पर याद करना लड़के और युवक के लिए खुशी की बात थी। तो अब जबकि उनके अच्छी तरह से लागू और ईमानदार मजदूरों ने उनके लिए उपलब्ध कई हजार डॉलर की नकद पूंजी की सीमा तक फल लाया है, यह अजीब नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसे उद्यम की तलाश की जिसमें मुनाफा निश्चित और बड़ा होगा। यह अक्सर उसके सामने खुला और उसने उसे पकड़ लिया। यह बहुत ही संदेहास्पद था कि अपने कैरियर के उस दौर में युवा गोल्ड ने कभी शेक्सपियर के कार्यों को पढ़ा था, लेकिन जैसा कि हो सकता है
उन्होंने उस महान वार्ड का उस अवसर पर पीछा किया जो अब उनका था। शेक्सपियर कहते हैं, मनुष्य के मामले में एक ज्वार है जो बाढ़ में लिया गया है, भाग्य की ओर ले जाता है। छोड़े गए हमारे जीवन की सारी यात्रा उथले और दुखों में बंधा हुआ है। इस तरह के एक पूर्ण समुद्र पर अब हम तैर रहे हैं, और अब जब यह सेवा करता है तो हमें वर्तमान लेना चाहिए या हमारे उद्यम खो दें। गोल्ड का ज्वार अंदर था, यह बदल रहा था और उसके जीवन का मौका लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह पहचानने में सक्षम होने की यह क्षमता थी कि क्या करना सही है, कि उनका सारा जीवन उन्हें अच्छे खेल में खड़ा रहा। उसने अब इसे पहचान लिया और अपने जीवन की पूरी धारा को बदल दिया। भविष्य के समय में वॉल स्ट्रीट के जादूगर बनने वाले व्यक्ति के जीवन के इस शुरुआती दौर से पीछे सीखे जाने वाले सब कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। निरंतर सतर्कता और अडिग ऊर्जा वे गुण थे जो उनके बचपन से ही सबसे प्रमुख रूप से विकसित हुए थे। ठीक से निर्देशित और नियंत्रण के ये गुण इस उम्र के किसी भी युवा के लिए सफलता हासिल करने के लिए बाध्य हैं। बढ़े हुए प्रयासों से गोल्ड ने अधिक पैसा कमाने का अवसर कभी नहीं खोया। यदि वह उसमें उचित पारिश्रमिक देखता था तो वह किसी भी अतिरिक्त कार्य को ग्रहण करने से नहीं डरता था। जब से उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और खुद की देखभाल करने और अपना जीवन यापन करने के लिए दुनिया में चले गए, तब से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके संपर्क में वे युवा साथी को एक मूल्यवान व्यक्ति नहीं मानते थे। उसके व्यवसाय को गोल्ड ने हमेशा खुद को मूल्यवान साबित करने के लिए इसे एक बिंदु बनाया। उसने अपने नियोक्ता के हितों को अपना बना लिया और जो कुछ भी करने के लिए आवश्यक प्रतीक होता था उसके लिए हमेशा तैयार था। इन सब में उनका उदाहरण अनुकरणीय है, और जबकि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि समान प्रयास हर एक के समान परिणाम लाएंगे, कोई भी इस बात से निश्चिंत हो सकता है कि वे अपने गोद लेने के लिए पर्याप्त भुगतान करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द विजार्ड ऑफ वॉल स्ट्रीट, लेखक ट्रम्बल वाइट। अध्याय 4, गोल्ड और टेनरी युद्ध। स्कूली लड़के, टिंकर, सर्वेयर और बुक सेलर का हल्का सा नीरस जीवन, गोल्ड का करियर अब एक बेहद नाटकीय दौर में बदल गया है। एक सर्वेक्षण के रूप में अपने व्यवसाय का पीछा करते हुए उन्होंने जेडॉक प्रैट, एक स्थानीय हस्ती जो रॉक्सबरी से बहुत दूर प्रेटसविले में रहते थे, से परिचय करते हुए, जिनके लिए उन्होंने कुछ सर्वेक्षण किया था। प्रेट को एक अज्ञानी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जिसने उस समय और उस हिस्से में जो कुछ भी जमा किया था उसे एक बहुत बड़ा भाग्य माना जाता था। उसकी कीमत $1,00,000 थी और उसके पास देश का सबसे बड़ा चर्म शोधन कारखाना था। वह कांग्रेस में भी रहे थे और हमेशा की तरह इस तरह के जिले के नवाबों के साथ वह एक बहुत ही व्यर्थ व्यक्ति थे। वह जय गोल्ड से कैसे जुड़ गया, यह प्रकट नहीं होता है। मिस्टर गोल्ड ने खुद एक बार कहा था, जब मैं इन सर्वेक्षणों को कर रहा था, मैं एक सज्जन से मिला जो मुझे एक फैंसी लग रहा था। जेडॉक प्रैट अपने दिनों के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह न केवल देश के सबसे बड़े चर्मकार थे, बल्कि वे राज्य की राजनीति में भी एक शक्ति थे। कांग्रेस में उनकी 10 साल की सेवा के दौरान उनके कम से कम एक भाषण ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। वह सस्ते डाक के शुरुआती ब्यूरो की स्थापना को आगे बढ़ाया, जे तब से आंतरिक विभाग के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने पैसिफिक रेलरोड लाइन के पहले सर्वेक्षण को भी आगे बढ़ाया। जब उन्होंने अपनी प्रेटसविले टैनरी बंद कर दी तो उन्होंने अनुमान लगाया कि 20 वर्षों में उन्होंने छाल और लकड़ी के 1,50,000 रस्सियों का इस्तेमाल किया था, 30,000 पुरुषों को रोजगार दिया था, 12,000 एकड़ भूमि को साफ किया था और एकमात्र चमड़े के 10 लाख से अधिक किनारों पर कब्जा कर लिया था।
हालांकि वह लगभग 70 वर्ष का था जब वह खुद को गोल्ड में दिलचस्पी लेता था। उत्तरार्ध इस आदमी का विश्वास प्राप्त करने में भाग्यशाली था। प्रैट के साथ और बाद में ल्यूप के साथ उनके जुड़ाव का इतिहास विधायी और कानून रिपोर्टों में शामिल नहीं है, जैसा कि गोल्ड के करियर के अन्य हिस्से हैं, लेकिन चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर कई बहुत ही प्रतिस्थिति खाते मौजूद थे, जिनमें से कुछ अभी भी जीवित हो सकते हैं। एक कहानी यह है कि युवा इतिहासकार ने अपने डेलावेयर काउंटी के इतिहास में प्रैट की कलात्मक रूप से चापलूसी की थी और इसलिए उनकी अच्छी राय जीती। हालांकि यह हो सकता है, यह निश्चित है कि प्रैट ने उस युवक से पूछा जिसने प्रैट सिल्वे में अपने स्थान का सर्वेक्षण किया था, ताकि वह चमड़े को कम करने के व्यवसाय में शामिल हो सके। गोल्ड ने सहमति व्यक्त की और तुरंत डेलावेयर और लेकवाना रेलवे पर जाकर उद्यम के प्रबंधन के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। फिर हाल ही में पेंसिल्वेनिया में प्रस्तावित नए चमड़े के कारखाने की एक साइट की तलाश में पूरा किया। उन्होंने लेकवाना काउंटी में भूमि उगाने वाले हेमलॉक का एक बड़ा पत पाया और श्री प्रैट को इस तथ्य की सूचना दी। हेमलॉक जंगल के लिए फिर से शुरू करने के तुरंत बाद और इसके बाद उसने अपने मालिकों के साथ खरीद के अनुबंध किए। पेंसिल्वेनिया में अपने अगले अभियान में उन्होंने चर्मशोधक के निर्माण के लिए 50 या 60 पुरुषों को अपने साथ लिया। चुना गया स्थान जंगल के बीच में निकटतम गांव से 15 मील दूर था। पुरुष अपने साथ एक पोर्टेबल चीरघर ले गए। गोल्ड अंदर गया और पहले पेड़ को काट दिया जिसे देखा गया था और उसे एक लोहार की दुकान में स्थानांतरित कर दिया, जिसकी छत के नीचे जे गोल्ड ने पहली रात हेमलॉक शाखाओं के बिस्तर पर सोते हुए गुजारी। इस प्रकार श्री गोल्ड ने अपने शब्दों का उपयोग करने के लिए एक बहुत बड़ा, उस समय देश में सबसे बड़ा चर्मशोधक कारखाने का निर्माण किया गया था। इसके पास जल्द ही एक गांव उग गया जिसे गोल्ड्सबोरो कहा जाता था और इस गांव में गोल्ड ने एक बैंक की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने खुद को इन संबंधों से प्राप्त प्रॉक्सी के माध्यम से निदेशक चुना, जिन्हें उन्होंने जायजा लेने के लिए राजी किया। प्रैट को युवा गोल्ड के स्नैप और ऊर्जा के साथ लिया गया था और उसे एक नए उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के रूप में माना जाता था। प्रैट ने सारी राजधानी को सुज्जित किया और गोल्ड ने सक्रिय संचालन किया। फर्म की पूंजी $1,20,000 थी। $1,20,000 और गोल्ड्सबेरी पेंसिल्वेनिया में टेनरी देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी चिंता बन गई। गोल्ड ने अपने अस्तित्व की सारी ऊर्जा उद्यम में झोंक दी। प्रैट ने कभी कभी गोल्ड्सबेरी का दौरा किया, लेकिन व्यवसाय व्यावहारिक रूप से गोल्ड के हाथों में छोड़ दिया गया और यह तेजी से बढ़ गया। कुछ समय बाद श्रीमान प्रैट मामलों की स्थिति से असंतुष्ट हो गए। जाहिर तौर पर एक तेजी से कारोबार किया जा रहा था जिसका पर्याप्त रिटर्न नहीं था। कुछ समय बाद श्री प्रैट ने $44,000 का निवेश किया। मामलों की जांच के लिए एक एजेंट को गोल्ड्सबोरो भेजा। किताबें इतनी मिश्रित लग रही थी कि यह पता लगाना बिल्कुल असंभव था कि फर्म कैसे खड़ी है। गोल्ड ने जल्द ही देखा कि उसका साथी संदेहास्पद हो रहा था और उसके लिए तैयार रहने की ठान चुका है। व्यापार के विकास पर निश्चित रूप से गोल्ड को अक्सर न्यूयॉर्क जाने का अवसर मिला, जहां वह दलदल में अधिकांश व्यापारियों से परिचित हो गया, जो कि अब चमड़े के व्यापार का केंद्र है। मिस्टर ल्यूप के लिए यह एक बुरा दिन था जब गोल्ड उनके पास आया और प्रस्ताव किया कि वह चर्मशोधन में मिस्टर प्रैट के हित को खरीदने के लिए पैसे अग्रिम करे। श्रीमान ल्यूप की परेशानियों की शुरुआत थी, लेकिन उस समय उन्होंने प्रस्ताव को एक लाभप्रद माना और उन्होंने नकद अग्रिम करने के लिए सहमति व्यक्त की। ऐसा लगता है कि गोल्ड को अपने कैरियर के किसी भी दौर में कभी भी कोई कठिनाई नहीं हुई अपनी योजनाओं में सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों को दिलचस्प। उन्होंने समय कहा है कि परिचित को प्राप्त करना और सबसे शक्तिशाली की मित्रता को सुरक्षित करना उतना ही आसान है जितना कि सबसे महत्वहीन
यदि केवल एक ही इसे सही तरीके से स्थापित करेगा। खैर, ल्यूप के समर्थन के साथ गोल्ड्सबोरो लौट गया। उसने पाया कि प्रैट किताबों को देख रहा था और उनकी पेचीदगियों से हैरान था। उन्होंने पाया कि गोल्ड ने अपने नाम पर स्ट्राउड्सबर्ग में एक निजी बैंक शुरू किया था और उन्हें संदेह था कि बैंक में फर्म के धन का उपयोग किया गया था। प्रैट ने तब स्पष्टीकरण की मांग की और अंत में टेनरी को बंद करने और साझेदारी को भंग करने की धमकी दी। गोल्ड ने विरोध किया कि यह उसे बर्बाद कर देगा। जब प्रैट ने कहा कि उसे खरीदना या बेचना चाहिए, गोल्ड इसी की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने मिस्टर प्रैट से उसे एक प्रस्ताव देने के लिए कहा। प्रैट ने अपने ऊर्जावान युवा साथी को दो विकल्पों का विकल्प दिया, या तो व्यवसाय में अपनी रुचि के लिए $10,000 लेने और फर्म से सेवानिवृत्त होने के लिए, या वरिष्ठ साथी के हित के लिए $40,000 का भुगतान करने के लिए। गोल्ड को अपना मन बनाने के लिए 10 दिनों का समय मिला और उस अवधि की समाप्ति पर मिस्टर प्रैट को अपनी शर्तों पर खरीद कर आश्चर्यचकित कर दिया। बेशक उसने पैसे के लिए ल्यूप को आकर्षित किया, इसने गोल्ड को पूरी शक्तियों के साथ ल्यूप का भागीदार बना दिया। उन्होंने ल्यूप के साथ उस नीति को जारी रखा जिसकी शुरुआत उन्होंने प्रैट के साथ की थी। उन्होंने ल्यूप के साथ के नाम पर कई अटकलें को हवा दी, लेकिन उनकी जानकारी के बिना। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक और चर्मशोधक कारखाना खरीदा, खाल में एक कोने के ऊपर उठाने का प्रयास किया और अन्य तरीकों से कई खतरनाक उद्यमों में प्रवेश किया। उन्होंने पैसे के लिए ल्यूप को आकर्षित करना जारी रखा और एक बुककीपर के रूप में अपनी अक्षमता प्रदर्शित करने के लिए, जब तक लेप को संदेह नहीं हुआ जैसा कि प्रैट के पास था। मिस्टर ल्यूप की पुराने जमाने की धारणाओं को बहुत धक्का लगा था, क्योंकि गोल्ड चमड़ी और अन्य चर्मशोधक कारखानों में कोनों में चला गया था, जो शायद अच्छी तरह से निकला हो या नहीं। जब उसने पाया कि उसके साथी ने न केवल बाजार में बल्कि आने वाले 6 महीने में आने वाली सभी खालें खरीदी, तो उसने सचमुच अपना कारण खो दिया और उसकी आत्महत्या गोल्ड के साथ एक तूफानी साक्षात्कार के बाद हुई, जो निर्विवाद रूप से शांत रहा और बस इतनी एड़ी को चालू किया और कार्यालय छोड़ दिया। यह संबंधित है कि ब्लैक फ्राइडे के उत्साह और जुनून में जब वॉल स्ट्रीट के माध्यम से भीड़ उमड़ पड़ी, तो भयानक सवाल चिल्लाते हुए एक आवाज़ सुनाई दी, ल्यूप को किसने मारा? और कहा जाता है कि इसका उत्तर 100 कंठों से आया है, जय गोल्ड। घातक शॉट से पहले गोल्ड ने काम लेने के लिए मैसाचुसेट्स के कांग्रेसी एली के साथ व्यवस्था की थी और इस तरह ल्यूप और ली को राहत दी थी, जो एक साथी भी थे। लेकिन वरिष्ठ साथी की आत्महत्या ने इस योजना की अंतिम समाप्ति को रोक दिया और गोल्ड ने हमेशा जोर देकर कहा कामों के लाभदायक निरंतरता के रास्ते को रोक दिया। मिस्टर गोल्ड ने टेनरी के नियंत्रण के लिए ल्यूप की बेटियों के साथ बातचीत की। मिस्टर गोल्ड ने टेनरी के निमंत्रण के लिए ल्यूप की बेटियों के साथ बातचीत की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने $60,000 की मांग की, जो कि ल्यूप ने मूल रूप से उन्नत किया था। गोल्ड ने इस पर सहमति व्यक्त की, लेकिन एक योजना प्रस्तावित की जिसके द्वारा भुगतानों को वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जाना चाहिए, $10,000 नकद और हर साल इतनी ही राशि जब तक कि पूरी ऋणग्रस्तता समाप्त नहीं हो जाती। जब कागजात तैयार किए गए तो यह पाया गया कि गोल्ड ने ब्याज का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं किया था। बातचीत टूट गई और ल्यूप के एक रिश्तेदार और साथी श्री ली ने गोल्ड्सबेरी को जल्दबाजी की और ल्यूप के उत्तराधिकारी के नाम पर चमड़े के कारखाने पर कब्जा कर लिया। सावधानी बरतने के लिए बहुत से पुरुषों को किराए पर लेने और उसकी रक्षा करने में मदद करने के लिए सावधानी बरतते हुए गोल्ड 1 या 2 दिन बाद आया और सभी खतरों पर टेनरी पर कब्जा करने की ठानी। गोल्ड्सबेरी लगभग 300 निवासियों का एक गांव था, जो रेलवे स्टेशन के कुछ ही दूरी पर स्थित था और टेनरी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण इमारत होटल थी। श्री ली, जो मिस्टर ल्यूप की तरह एक सम्मानीय गर्मजोशी से भरे व्यक्ति के रूप में वर्णित है, लेकिन अधिक साहस और धैर्य के साथ लगभग 30 या 40 पुरुषों द्वारा टेनरी की रक्षा की गई थी, जिन्हें उन्होंने स्कैंटन में काम पर रखा था। गोल्ड जैसे ही वहां पहुंचा, सक्रिय संचालन शुरू हो गया। उन्होंने अपनी ओर से
उस जगह की लगभग पूरी आबादी में दिलचस्पी दिखाई। वे उसे जानते थे और ली एक तुलनात्मक अजनबी थे। गोल्ड ने हर किसी से कहा कि वह टेनरी का मालिक है। ली और उसके कटहल संपत्ति को उससे दूर करने का प्रयास कर रहे थे, और अगर वे सफल हो गए तो व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा और जगह और एक बड़ा नुकसान होगा। जल्द ही उसने चारों ओर लगभग 150 आदमियों का एक सशस्त्र गिरोह उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। वे पुरुषों के एक सख्त दिखने वाले समूह थे। वह उन्हें होटल ले गया, जहां उन्होंने एक सीप का खाना खाया और फिर एक खाली बॉक्स को माउंट करते हुए अपने बलों को संबोधित किया और उनसे कहा कि वे अनावश्यक हिंसा का उपयोग ना करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि टेनरी प्राप्त करें। गोल्ड ने अपने पूरे जीवन में शायद ये पहला और एकमात्र भाषण था। मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे अस्तबल से ताला तोड़ दिया गया। लोगों को चर्मशोधक में केंद्रित कर दिया गया और अस्तबल की सुरक्षा नहीं की गई। 180 से 250 आदमियों की भीड़ ने कुल्हाड़ियों, बंदूकों, राइफलों और अन्य हथियारों से लैस होकर चर्मशोधक कारखाने पर हमला किया था। कब्जे की मांग या आत्मसमर्पण करने के लिए सामान की मांग के बिना दरवाजों को पीटा गया, लेकिन हमलावरों ने इमारत के माध्यम से गेंद और बकशॉट को आग लगाना शुरू करने से पहले कुछ वार किए थे, जिससे वह अंदर घुस गया। जितना जोरदार बचाव किया गया था, कहानी में 15 लोगों के बल ने चर्मशोधक की छड़ें, पत्थरों और 4 रिवॉल्वर से हमला किया, जैसा कि इस तरह की भारी बाधाओं के खिलाफ संभव था। मैंने चुपचाप 50 आदमियों को चुन लिया और रिजर्व को अलग रखने की आज्ञा दी। मैंने उन्हें 2 कंपनियों में विभाजित किया, जिनमें से एक को मैंने भवन के ऊपरी छोर पर भेज दिया। उन्हें बोर्डों को हटाने का निर्देश दिया, जबकि मैं एक बड़े सामने के दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे का नेतृत्व कर रहा था। मैं फटाफट दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। गेंदों की बौछार से तुरंत सलाम किया गया। मेरे आदमियों को रिटायर होने के लिए मजबूर किया और मैंने उन्हें दूसरी और तीसरी बार लाया और उन्हें इमारत में दबा दिया। टेनरी संपत्ति में मूल्य के इस मूल्यह्रास के बाद गोल्ड के तैयार संसाधन इतने समाप्त हो गए थे कि यह संबंधित है कि उन्हें न्यूयॉर्क के एक अपने रेल किराए का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। यह संभव है कि इस या किसी अन्य देश में कोई भी व्यक्ति कभी भी इतने सारे मुकदमे का पक्षधार ना रहा हो जितना कि गोल्ड। मानचित्र व्यवसाय को लेकर प्रतियोगिता के समय से लेकर उनके पूरे जीवन में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो कि उनके हाथों पर कोई मुकदमा ना चला हो। यह गोल्ड के जीवन के शुरुआती अध्यायों को समाप्त करता है। उन्होंने अब महानगर में उस करियर में प्रवेश किया जिसके उनका नाम दुनिया भर में चर्चित हो गया। यह संदेहास्पद है कि 24 वर्ष की आयु से पहले कई युवा जय गोल्ड के जितने और विविध अनुभवों से गुजरे हैं। कई वर्षों से अब उनका सारा प्रशिक्षण पहले उसी व्यवसाय में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में था और फिर उनके सहयोगियों के साथ सीधे संघर्ष और युद्ध में। उसने न केवल अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सीखा था, बल्कि अपने मित्रों पर भी विजय प्राप्त करना सीखा था। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से विकसित और स्पष्ट कर दिया था कि वे आत्मा को जीवन भर उनके साथ रही। अपने समय के भाग्य की वृद्धि के लिए उन्माद, चाहे उसे प्राप्त करने के लिए उसका पैसा कितना भी खोना पड़े। उनके चर्मशोधन के अनुभवों का अंतिम अध्याय एक काला था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे किसी की प्रशंसा के लिए रखा जा सके। कई लोगों की वित्तीय बर्बादी की प्रकृति जो उनके जीवन के पूर्ण पूर्व व्यापारीकरण में पाई जाती है। गोल्ड ने हमेशा चर्मशोधक मामले में अपने कार्यों की बदनामी का एहसास किया, जैसा कि 10 साल बाद 5 समिति के समक्ष जिस तरह से उन्होंने इसे सुचारू करने का प्रयास किया, उससे इसका प्रमाण मिलता है। वास्तव में उन्होंने शायद यह महसूस किया और पहचाना कि उन्होंने जो कुछ भी किया
वह अगले 3 दशकों के दौरान उनके अधिक से अधिक वित्तीय कार्यों में बुरा था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया और ना ही उन्होंने कभी यह संकेत दिया कि उन्हें इसमें कोई पछतावा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।